नमस्कार दोस्तों, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री की। क्लास 10th के इतिहास में जानेंगे इकाई 1 अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद। हालांकि यह चैप्टर काफ़ी लंबा है, एक ही वीडियो में सभी पॉइंट्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग अलग अलग 10 पॉइंट्स में बांट करके अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम 2 वीडियो इसी पे बनाए हुए हैं, जिसमें राष्ट्रवाद, वियना सम्मेलन और लुई 18वां। पहला वीडियो में इनके विषय में जानकारी है और दूसरे वीडियो में स्पेशल जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के विषय में जानकारी है। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे केवल 1848 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, क्यों हुई थी और इनका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक जानेंगे 1848 ईस्वी की क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, इससे पहले वाले दोनों वीडियो अगर आप मिस किए हुए हैं, नहीं देखे हैं, तो उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, आप YouTube पे जाइएगा और ये दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद ये जो पार्ट है, इसमें फर्स्ट वीडियो हम लोग भाग 1 पढ़े हुए थे। ठीक है, भाग 1 ये 3 पॉइंट्स इसमें कवर किया हुआ है, एकदम डिटेल से है। ठीक है, अच्छे तरीके से है, पूरा विस्तार पूर्वक इसमें जानकारी दिए हुए हैं। ये फर्स्ट पार्ट आप इनको देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है, भाग 2 ये सेकेंड पार्ट है। इसमें केवल जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति के विषय में इस पर चर्चा की गई है। तो आप जुलाई क्रांति को या 1830 ईस्वी की क्रांति को, ठीक है, इस वीडियो में देख सकते हैं। इनके अलावा अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है 1848 ईस्वी की क्रांति, जो हुई थी फ्रांस में और लुई फिलिप के शासनकाल में। 1848 ईस्वी की क्रांति को तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लुई फिलिप जो फ्रांस के शासक थे वह कौन थे। ठीक है, अर्थात वह किस प्रकार के शासक थे और इन्हीं के शासनकाल में यह क्रांति क्यों हुई। पहले लुई फिलिप का, ठीक है, परिचय जान लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग 1848 ईस्वी की क्रांति की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये फ्रांस का शासक जो लुई फिलिप, ठीक है, फ्रांस का शासक कौन थे? लुई फिलिप। 1830 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में बुर्बो राजवंश के शासन का अंत हुआ। ठीक है, 1830 ईस्वी की जो क्रांति है, 1830 ईस्वी के क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन जो है वह अंतिम चरण में था, वो समाप्त हो गया। ठीक है, 1830 ईस्वी में बुर्बो राजवंश के जो शासक थे वो कौन थे? तो वो चार्ल्स एक्स थे। तो इन्हीं के समय में 1830 ईस्वी की क्रांति हुई थी और 1830 ईस्वी की क्रांति में चार्ल्स एक्स को, ठीक है, फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा था। ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं सेकेंड वीडियो में, आप उनको देख लीजिएगा। जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी की क्रांति में ये डिटेल से विस्तार पूर्वक उसमें हम जानकारी दिए हुए हैं। अभी केवल जानेंगे लुई फिलिप को। तो यहाँ 1830 ईस्वी की जो क्रांति थी उसमें बुर्बो राजवंश अर्थात चार्ल्स एक्स का पतन हो गया। ठीक है, उनका शासन समाप्त हो गया। उनके बाद उसी समय, ठीक है, फ्रांस में ही आर्लियंस वंश की स्थापना की गई और ये जो थे लुई फिलिप उनके शासक बने। ठीक है, पुनर्स्थापना, आर्लियंस वंश की पुनर्स्थापना की गई और लुई फिलिप उनके शासक बने। लुई फिलिप एक उदारवादी नेता था। ठीक है, अगर बोला जाए लुई फिलिप कैसे नेता थे, तो लुई फिलिप एक उदारवादी नेता थे, मतलब कि अच्छे नेता थे। ठीक है, तथा वे संवैधानिक गणतंत्र के पक्ष में था। अब देखिए इसमें दोनों गुण अच्छे दोनों गुण इसके अंतर थे। ठीक है, लुई फिलिप कौन थे? तो यह एक उदारवादी नेता थे और ये संवैधानिक गणतंत्र के पक्ष में थे। और ये कब बने थे? तो जब 1830 की क्रांति हुई थी। और यह क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी? ये बुर्बो राजवंश के विरुद्ध हुई थी। इस समय बुर्बो राजवंश में चार्ल्स एक्स थे, शासक के रूप में थे। ठीक है, वहाँ के राजा चार्ल्स एक्स थे और इन्हीं के तुरंत बाद आर्लियंस वंश के लुई फिलिप को शासक बनाया गया। और यह जो नेता थे यह उदारवादी थे और संवैधानिक गणतंत्र के पक्ष में थे, यानी कि गणतंत्र या लोकतंत्र लाने वाले थे। ठीक है, इसके सिद्धांत, ठीक है, इसके इस सिद्धांत का समर्थन वहाँ के उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता ने किया।
अब देखिए जो लुई फिलिप जो थे ये अच्छे नेता थे, तो इनका समर्थन उस समय, ठीक है, 1830 में उस समय वहाँ के उदारवादी नेता और पत्रकार और वहाँ पेरिस की जो जनता है, फ्रांस की जो जनता है, ठीक है, उन सब ने मिलकर इनका स्वागत किया और इन्हें सपोर्ट किया। परंतु वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। यानी लुई फिलिप जो है वह कौन थे, तो ये महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी हम पहले बात कर चुके हैं, ये केवल अपने विषय में अधिक सोचते थे, अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो इन्हें स्वार्थी कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि स्वार्थी और महत्वाकांक्षी दोनों शब्द अलग अलग है, लेकिन समझने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। यानी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना, ये है महत्वाकांक्षी। यानी इनकी कभी भी आकांक्षा कम नहीं होगी, आकांक्षाएं हमेशा, इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहेगी। तो ऐसे ही व्यक्ति थे लुई फिलिप, ठीक है। ये तो उदारवादी थे, पत्रकारों के समर्थक, इनको समर्थन मिला हुआ था, पेरिस की जनता का भी समर्थन मिला हुआ था, और ये संवैधानिक गणतंत्र के पक्ष में थे और महत्वाकांक्षी भी थे। उनकी महत्वाकांक्षा ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। अब यही जो महत्वाकांक्षा थी इनकी, ये थोड़े से गड़बड़ थे। महत्वाकांक्षा हमेशा इच्छा बढ़ती रहनी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने लाभ के लिए पूंजीपति वर्ग पर ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। पूंजीपति वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना चाहा, और जिस कारण से वहाँ भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। भूखमरी और बेरोजगारी दोनों समस्याएं फ्रांस में बढ़ गई, और इन्हीं के खिलाफ फिर वही भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ 1848 ईस्वी की क्रांति हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। यानी इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो फोकस करेंगे वह 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति पर, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग लुई फिलिप के विषय में अच्छे तरीके से जान गए होंगे, ठीक है। लुई फिलिप कौन थे, यह एक उदारवादी नेता थे, ठीक है। आर्लियंस वंश के शासक थे और ये फ्रांस के थे। 1830 में इन्हें राजगद्दी मिली, और महत्वाकांक्षी रहने के कारण, ठीक है, ये पूंजीपति वर्ग पर ज़्यादा फोकस किए, जिसके कारण फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी की स्थिति बढ़ गई, और इन्हीं के विरुद्ध 1848 में क्रांति हुई, जिसे बोलते हैं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। अब हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे 1848 ईस्वी की क्रांति में क्या हुआ, ठीक है। उनका पूरा क्रमवार अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। ये है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। ये फ्रांस में हुई थी, इस कारण से बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। ये लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, जैसे अभी हम लोग तुरंत बात किए। यह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी था, इस पर भी बात कर लिए हैं। 1840 में, ठीक है, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब देखिए, ये तो उदारवादी शासक थे, ये अच्छी बात है। अधिक महत्वाकांक्षी थे, ये भी ठीक ठाक है। और 1840 में, ठीक है, ये शासक कब बने थे, लुई फिलिप कब बने थे, 1830 में। लेकिन ये 1840 में, यानी 10 साल बाद एक प्रधानमंत्री नियुक्त किए, जिसका नाम था गीजो, ठीक है। गीजो को कितने साल बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए, तो वो 10 साल बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। कट्टर प्रतिक्रियावादी का अर्थ हम पहले भी बता चुके हैं, एक प्रकार से बदले की भावना, ठीक है, बदलाव की भावना नहीं। बदलाव की भावना जो है वो अलग चीज़ है, वो समाज में बदलाव होगा। इसके पास बदले की भावना अधिक थी, ठीक है, उन्हें कहेंगे कट्टर प्रतिक्रियावादी। अब बताइए गीजो कैसा प्रधानमंत्री था, तो वह कट्टर प्रतिक्रियावादी था। गीजो कब प्रधानमंत्री बना, 1840 ईस्वी में। गीजो किसका प्रधानमंत्री था, लुई फिलिप का। शासक कौन थे, लुई फिलिप, ठीक है। किसी भी तरह के संवैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध में था, ठीक है। वह यानी कौन, तो गीजो जो प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये तो प्रतिक्रियावादी थे, और वह किसी भी प्रकार का वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार करने के विरुद्ध थे। ये समझ रहे हैं आप लोग। यानी ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया गया जो किसी भी प्रकार का सुधार नहीं करना चाहते थे, ठीक है। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। अब बताइए, जब शासक पूंजीपति वर्ग को साथ में रखेंगे और प्रधानमंत्री किसी प्रकार का सुधार नहीं करेंगे, तो वहाँ की जनता की स्थिति कैसी होनी चाहिए, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। केवल स्थिति और अर्थव्यवस्था दोनों ही क्या होंगे, बिगड़ जाएंगे, और बिगड़ जाएंगे तो फिर जनता आक्रोशित हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वैसी ही स्थिति उत्पन्न हुई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं उनके शासनकाल में,
उनके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है, लुई फिलिप जो शासक थे उनके शासनकाल में, ठीक है, भुखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। गीजो तो प्रधानमंत्री थे, तो आलोचना किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। तो गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने, यानी वहाँ के कुछ सामाजिक व्यक्ति जो थे, सुधारवादियों ने 22 जनवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में, ठीक है, थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। अब बताइए, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, तो उन जनता को क्या चाहिए? केवल 2 वक्त की रोटी, यानी खाना और कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें चाहिए। तो वहाँ के जितने भी समाज सुधारक थे या सुधारवादी व्यक्ति थे, उन्होंने, ठीक है, 22 जनवरी को, सॉरी यहाँ 22 फरवरी होना चाहिए, ठीक है, ये जनवरी नहीं है, 22 फरवरी होना चाहिए, यहाँ आप सही कर लीजिएगा। 22 फरवरी को 1848 ईस्वी को पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस में, ठीक है, वहाँ सुधारवादियों का एक नेता था जिसका नाम था थियर्स, ठीक है, थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। आप समझ रहे होंगे कि जनता भुखमरी के शिकार थे, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, और थियर्स जो वहाँ के सामाजिक नेता थे, सुधारवादी नेता थे, इन्होंने एक विशाल भोज का आयोजन किया। और वह भोज कब करवाए थे? 22 फरवरी, ठीक है, यहाँ सही कर लीजिएगा, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, ठीक है। और जगह जगह पर अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया, ठीक है, क्योंकि लुई फिलिप तो कुछ कर नहीं रहे थे, कर रहे थे उसके प्रधानमंत्री जिसका नाम गीजो था, और गीजो कोई सुधार नहीं कर रहे थे, इसलिए लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। अंततः, ठीक है, अंततः 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप ने राजगद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, लुई फिलिप को मजबूरन, ठीक है, अंतिम रूप से 24 फरवरी 1848 ईस्वी को राजगद्दी का त्याग करना पड़ा, और वह भी कहाँ पलायन कर गए, कहाँ चले गए? तो इंग्लैंड चले गए। अब जरा सोचिए, 1830 ईस्वी की जो क्रांति थी, यानी जुलाई क्रांति, उस समय वहाँ के जो शासक थे वह कौन थे? वहाँ के जो शासक थे वो चार्ल्स एक्स थे, और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉलिग्नेक थे। दोनों को, ठीक है, दोनों के विरुद्ध आंदोलन हुए, और फिर शासक को यानी चार्ल्स एक्स को फ्रांस छोड़ के इंग्लैंड जाना पड़ा। और यहाँ पर भी 1848 ईस्वी में भी लुई फिलिप को फ्रांस छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? इंग्लैंड जाना पड़ा। तो यहाँ तक क्लियर है। आप लोग इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है। थियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन कब किया गया? तो 22 फरवरी 1848 को। और शासक लुई फिलिप कब इंग्लैंड चले गए? 24 फरवरी 1848 ईस्वी को। ये दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों डेट को आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं 1848 की, ठीक है, 1848 ईस्वी की जो क्रांति है इन्हें अच्छे तरीके से समझोगे। यहाँ तक 1848 की क्रांति समाप्त होती है। अब इनके बाद ज़रा सोचिए कि इनके तुरंत बाद आखिर 1848 में जब शासक चले गए तो फ्रांस में शासन कौन संभाल रहे थे, यानी वहाँ का नियम व्यवस्था, कानून व्यवस्था कौन संभाल रहे थे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद क्या हुआ, ठीक है, इनके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। प्रश्न रह सकता है कि 1848 ईस्वी की जो क्रांति है उनके तुरंत बाद फ्रांस का शासन व्यवस्था कैसे चला या किसने चलाया? तो इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, तत्पश्चात यहाँ बोल सकते हैं 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद या तत्पश्चात, ठीक है, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की। नेशनल असेंबली यानी कि वहाँ का जो संसद भवन होगा, ठीक है, जहाँ से शासन का पूरा बागडोर संभाला जाता होगा, वहाँ नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्षों से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। केवल पुरुषों को, ठीक है, 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया।
यानी वहाँ गणतंत्र धीरे धीरे लागू हो रहे थे, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद किनको वोट डालने का अधिकार मिला। तो वोट डालने का अधिकार उन सभी पुरुषों को मिला जिसकी उम्र, ठीक है, जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक थी। महिलाओं को इस प्रकार की कोई अधिकार नहीं दी गई, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं और काम के अधिकार की गारंटी दी, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी तो बढ़े हुए थे, भुखमरी भी थी, इस कारण से काम के अधिकार की गारंटी दी और पुरुषों को वोट डालने का अधिकार भी दिया गया। गणतंत्रवादियों ने, ठीक है, गणतंत्रवादियों का नेता, ठीक है, गणतंत्रवादियों का जो नेता है वह लामार्टिन था। गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? लामार्टिन था। और सुधारवादियों का नेता कौन था? ये लुई ब्लाम था। ये दोनों आप याद रखिएगा। गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? लामार्टिन था। और सुधारवादियों का नेता कौन था? ये लुई ब्लाम था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का नया सम्राट बना, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट अलग थे और ये लुई नेपोलियन अलग है, ठीक है। लुई नेपोलियन जो है ये फ्रांस का नया सम्राट बना। और कब बना? और वहाँ पे बोल सकते हैं गणतंत्र की घोषणा भी की गई थी, ठीक है। गणतंत्र की घोषणा और सम्राट लुई फिलिप ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे 1848 की क्रांति के तुरंत बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था किस प्रकार चली, ठीक है, गणतंत्र के रूप में। और लेकिन फ्रांस का शासक भी था जिसका नाम लुई नेपोलियन था। यानी चार्ल्स एक्स के बाद लुई फिलिप बना, लुई फिलिप के बाद लुई नेपोलियन शासक बना वहाँ का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ एक नोट है, ठीक है, एक नोट यानी महत्वपूर्ण बात। लुई फिलिप जो शासक थे, लुई फिलिप ने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन किया, ठीक है। स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति यानी कि मध्य वर्गीय नीति जो वर्ग के लोग थे उस पर विशेष ध्यान दिया गया। किसके द्वारा? लुई फिलिप के द्वारा। अभी तुरंत हम लोग बात किए थे पूंजीपति, ठीक है, पूंजीपति जो है उन पर विशेष ध्यान दिया गया। तो क्या मध्यवर्गीय लोग पूंजीपति थे? तो राइट आंसर हाँ में आएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि फ्रांस में उस समय कुछ उच्च वर्ग के लोग थे, ठीक है, वो केवल राजकार्य और शासन की नीति बनाने में व्यस्त थे। कुछ लोग जो नीची जाति के होते थे उन्हें ज़्यादा अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। और मध्य वर्गीय जो लोग थे वह बिजनेस व्यापार भी संभाल रहे थे और कई सरकारी पदों पर भी जा रहे थे। इस कारण से मध्य वर्गीय लोग अधिक पूंजीपति बन गए थे। तो स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति यानी जो अमीर है, जो पूंजीपति है, उनके साथ ही शासक को रहना पसंद था। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, ठीक है। इसके कुछ निम्नलिखित प्रभाव आप देख लीजिए। 1848 ईस्वी का क्या प्रभाव पड़ा? जो यह क्रांति है 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, यानी 2-3 अलग अलग पॉइंट है, बस आप इन्हें दिमाग में रखिएगा। जैसे पहला पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, इटली तथा जर्मनी के राष्ट्रवादियों को फायदा हुआ और एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, ठीक है। इटली और जर्मनी ये दोनों में एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। और क्या हुआ? एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई और राष्ट्रवादी जो नेता वहाँ के थे उन्हें बहुत अधिक फायदा हुआ राष्ट्र को एक करने में। पॉइंट नंबर बी पे बात करते हैं। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ। जो पुराने व्यवस्था फ्रांस में थे, ठीक है, राजशाही व्यवस्था, उनका समझिए लगभग पतन हो गया, यानी अंत हो गया। और 1848 के बाद जब हम लोग पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे इटली का एकीकरण और फिर जर्मनी का एकीकरण, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इटली के एकीकरण में उनके कुछ नेता के योगदान को जान लेंगे और जर्मनी के एकीकरण में यहाँ के कुछ प्रमुख नेता के योगदान को जान लेंगे, यानी कुछ राष्ट्रवादी नेता बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। केवल नेता कहना ठीक नहीं हुआ, कुछ राष्ट्रवादी नेता के योगदान को जानेंगे। पॉइंट नंबर बी पे बात कर लेते हैं कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ, ठीक है। सी में देख लीजिए, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड
आयरलैंड, इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। यानी इतने सारे देश में 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव देखने के लिए मिला। अब ज़रा सोचिए कि 1848 ईस्वी की जो क्रांति है, जब दुनिया में लोग लोकतंत्र को, ठीक है, लोगों ने लोकतंत्र को या गणतंत्र को नहीं समझा था, उस समय तक इटली, जर्मनी, इन सभी देशों में फ्रांस की 1848 की क्रांति के द्वारा, ठीक है, गणतंत्र को लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी। यानी लोगों का मानना था कि राजशाही को समाप्त किया जाए और गणतंत्र को अपनाया जाए। अब उनके लिए इतने सारे देशों में, ठीक है, इतने सारे देशों में मांग उठने लगी और यहाँ पे कई आधुनिक विचारक, आधुनिक चिंतक और आधुनिक राष्ट्रवाद के नेता वहाँ पे उभर कर सामने आए। यहाँ तक क्लियर है? तो प्रभाव में, ठीक है, अधिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा आंसर है और आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो देखने के बाद 1848 ईस्वी की क्रांति को आसानी से समझ गए होंगे और इसी टाइप के, ठीक है, इसी प्रकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए, ठीक है, द स्टार क्लासेस TSC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि यह जानकारी आपके माध्यम से अन्य दोस्तों तक भी पहुंचे, ठीक है, और यह लाभ उन्हें भी मिले। 1848 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।